हेलो एंड वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है नितेश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स की एक स्पेशल सीरीज़ जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी। हमारी ये सीरीज़ एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड होगी। हमारा ये मानना है अगर आप हमारी सीरीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट यानी कि विकास। दोस्तों, डेवलपमेंट का वैसे कोई फिक्स मतलब या मीनिंग तो नहीं है। हर आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हो सकता है। आइए इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है। एक फार्मर चाहेगा कि उसकी क्रॉप्स अच्छी हों और उनको मार्केट के अंदर बेचकर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा पाए। एक लेबर चाहेगा कि उसको रोज़ काम मिले और उस काम के लिए उसको अच्छी तनख्वाह मिले, यानी कि यही उसका डेवलपमेंट होगा। गांव में रहने वाली लड़की के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है। वो चाहेगी कि उसको अपने भाई की तरह ही आज़ादी मिले ताकि वो अपनी मनमर्जी के काम कर पाए। और एक अनएम्प्लॉयड यूथ, उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है। वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी उसको नौकरी मिले ताकि वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाए। तो इन एग्जाम्पल से हमको पता लगता है कि हर आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हो सकता है। जो चीज़ किसी के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं कि दूसरे आदमी के लिए भी वही चीज़ डेवलपमेंट होगी। हो सकता है उसके लिए वो चीज़ डिस्ट्रक्शन का काम करे। तो आइए इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे कोई डैम बन रहा हो, तो ये डैम शहर वालों को बिजली और पानी पहुंचाएगा। तो शहर वालों के लिए ये काम डेवलपमेंट का काम होगा। लेकिन जहाँ पर ये डैम बन रहा होगा वहाँ से बहुत सारे लोगों को हटाया जाएगा, यानी कि उन लोगों के लिए ये डिस्ट्रक्शन होगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये समझ लिया है कि हम डेवलपमेंट को परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी आदमी की डेवलपमेंट मेनली 2 पॉइंट पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ है इनकम, और दूसरी चीज़ है इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, फ्रीडम। क्योंकि लाइफ में पैसा ही बहुत ज़रूरी नहीं है, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के पास बहुत पैसा हो और वो बीमार रहता हो और बहुत इलाज कराने के बाद भी वो ठीक ना हो रहा हो, तो ऐसे पैसे का कोई यूज़ नहीं। अभी तक हमने जो बात करी वो एक इंडिविजुअल की बात करी। तो आइए बात करते हैं कि किसी नेशन या किसी स्टेट के डेवलपमेंट को किस तरह मेजर या कंपेयर किया जाता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्र की आय। अब राष्ट्र की आय क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। राष्ट्र की आय यानी कि नेशनल इनकम किसी भी देश में रहने वाले सभी सिटीजन की इनकम को अगर हम जोड़ दें तो हमें नेशनल इनकम मिलता है। यानी कि जिस देश में ज़्यादा लोग होंगे उसकी नेशनल इनकम उतनी ज़्यादा होगी और जिस देश में कम लोग होंगे उसकी नेशनल इनकम बहुत कम होगी। इसीलिए हम दो देशों को कंपेयर करने के लिए कभी भी नेशनल इनकम का यूज़ नहीं करते। किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है उसको हम पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। अब ये पर कैपिटा इनकम किस तरह निकाली जाती है, आइए इसको समझते हैं। किसी भी कंट्री की अगर हम नेशनल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें पर कैपिटा इनकम यानी कि राष्ट्र की आय मिलती है। अब ये पर कैपिटा इनकम किस तरह निकाली जाती है, आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं किसी देश की नेशनल इनकम 10,000 रुपये और वहाँ की टोटल पॉपुलेशन अगर 5 है, तो इस केस में अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालें तो हमें 10,000 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आएगा 2,000। यानी कि हम मान लेंगे कि इस देश का हर आदमी लगभग लगभग 2,000 रुपये कमाता होगा। इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम जितनी ज़्यादा होगी वो कंट्री उतनी ही अमीर होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के सभी सिटीजन अमीर होंगे। आइए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने दो कंट्री ली है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। दोनों ही कंट्री में 5-5 लोग हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि कंट्री ए और कंट्री बी दोनों का ही एवरेज बराबर है। कंट्री बी में ज़्यादातर लोगों की इनकम कंट्री की एवरेज इनकम से बहुत कम है, यानी कि वो लोग वहाँ पर गरीब लोग हुए। अगर वही बात करें कंट्री ए की, तो वहाँ पर लगभग लगभग सभी लोगों की इनकम कंट्री की एवरेज इनकम के बराबर है, यानी कि कंट्री ए रहने के लिए ज़्यादा अच्छा देश हुआ। पर कैपिटा इनकम ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कंट्रीज़ को 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री और हाई इनकम कंट्री। जिन कंट्रीज़ की इनकम 996 से कम होगी उनको हम लो इनकम कंट्री कहेंगे। जिन कंट्रीज़ की इनकम
996 से लेकर 3895 के बीच में आएगी, उनको हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री कहेंगे। जिन कंट्रीज़ की इनकम 3896 से लेकर 12055 के बीच में आएगी, उनको हम अपर मिडिल इनकम कंट्री कहेंगे। और जिन कंट्री की इनकम 12055 से ज़्यादा होगी, उनको हम हाई इनकम कंट्री कहेंगे। ये सभी डेटा यूएस डॉलर में है, जो कि ईयर 2018 के हिसाब से है। तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम $7060 है, जिस हिसाब से इंडिया अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है। तो ये तो बात रही पर कैपिटा इनकम की, लेकिन जैसे हमें पता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो इसीलिए कुछ और पॉइंट भी हैं जो किसी कंट्री या स्टेट की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो आइए इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बाल मृत्यु दर। अब ये क्या होता है, आइए समझते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि किसी स्टेट या किसी कंट्री में कितने बच्चों की डेथ उनके बर्थ के 1 ईयर के अंदर ही हो गई है। ये पर 1000 पे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 84 है, तो इसका मतलब वहाँ पे 84 बच्चों की डेथ उनके बर्थ के 1 ईयर के अंदर ही हो गई है। इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता दर। ये शो करता है कि किसी देश में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे यानी कि साक्षर हैं। इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो है नेट अटेंडेंस रेशियो, जो शो करता है कि 14 से 15 एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। ये पर 100 पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि अगर किसी स्टेट का नेट अटेंडेंस रेशियो 20 है, तो इसका मतलब वहाँ पर केवल 100 में से 20 बच्चे ही स्कूल जाते होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स। अगर हम किसी पर्सन के वेट को उसके हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो हमें बॉडी मास इंडेक्स मिलता है। और अगर डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू 18.5 से कम आती है, तो उस पर्सन को हम अंडर नरिश्ड यानी कुपोषित कहेंगे। और डिवाइड करने के बाद अगर ये वैल्यू 25 से ज़्यादा आती है, तो उस पर्सन को हम ओवरवेट कहेंगे। और अगर ये वैल्यू 18.5 और 25 के बीच में आती है, तो उस पर्सन को हम नरिश्ड बोलेंगे, यानी कि ये पर्सन हेल्दी यानी कि अच्छे वेट का है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वह है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये शो करता है कि बर्थ के समय किसी पर्सन की एवरेज पॉसिबल लाइफ क्या है, यानी कि वो कितना लंबे समय तक जी सकता है। इनके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, रिस्पेक्ट, जो डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए अब डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बेसिस पे महाराष्ट्र, केरला और बिहार को कंपेयर करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि केरला की पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र से काफ़ी कम है, लेकिन नेट अटेंडेंस रेशियो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से केरला महाराष्ट्र से काफ़ी अच्छा है। तो हम कह सकते हैं कि केरला महाराष्ट्र और बिहार से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो आइए जानते हैं पर कैपिटा इनकम इतनी कम होते हुए भी केरला डेवलपमेंट में इतना आगे क्यों है। केरला में पर स्क्वायर किलोमीटर में हॉस्पिटल ज़्यादा हैं, जहाँ पर लोगों को अच्छा इलाज मिल पाता है। वहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर लोगों को नरिश्ड फूड मिल पाता है। वहाँ पर बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, इसलिए वहाँ का लिटरेसी रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो इन्हीं सब कारणों से केरला काफ़ी डेवलप्ड है। तो दोस्तों, डेवलपमेंट के कुछ पैरामीटर जैसे एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम को लेकर एक इंटरनेशनल एजेंसी है UNDP, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें वो एक रैंक देती है हर कंट्रीज़ को, जिसको हम HDI रैंक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक कहते हैं, जो शो करती है कि कौन सी कंट्री कितनी बेटर है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है और इंडिया है 129 पोजीशन पे आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। ये डेटा 2019 के हिसाब से। तो यानी कि इंडिया को अभी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पर दोस्तों, ये डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुंचे। ऐसे ही डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। पर दोस्तों, हम कर क्या रहे हैं, हम अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मिसयूज़ कर रहे हैं, इनको पॉल्यूट कर रहे हैं, और अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये समय आ चुका है कि हम कुछ ऐसा तरकीब या वैसे ऐसा रास्ता निकालें जिससे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज के बीच एक बैलेंस बना रहे, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना पहुँचे। तो ये था इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर,
इस चैप्टर पे अगर आपका कोई सजेशन या कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।